हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे से। एक्चुअली वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था और मुझे रास्ते में क्विट करना पड़ा। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया और किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का आधिकारिक रूप से घोषणा की गई और इस महात्मा गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया कि करो या मरो का नारा जो दिया गया, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संविधान सभा या कैबिनेट मिशन तक आगे कौन सा नया रिवोल्यूशन आया या कौन सी नई घटना सामने आती है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये 1942 का था। 1942 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है वैश्विक लेवल पर सभी नेताओं के द्वारा, इसमें सहयोग दिया जाता है और सभी लोगों के द्वारा सहयोग दिया जाता है। आधिकारिक रूप से इसमें सहयोग सरकारी लोगों के द्वारा इसमें सहयोग दिया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है कि जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे या जितने भी ऐसे नेता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग कर रहे थे या भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, उन सभी को कहीं ना कहीं भारत के डिफरेंट कोने में जहां जहां से वो सहयोग कर रहे थे वहां की जेल में उनको बंद कर दिया जाता है। किसी को कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है, किसी को काले पानी की सजा कर दी जाती है और इस तरीके से सबको जेल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डाल दिया जाता है और इस आंदोलन को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद फिर क्या होता है कि एक नया योजना आती है, बेगल योजना। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन था ब्रिटिशर्स को भारत की ताकत दिखाने का कि भारत में भारत क्या चाहता है या भारत के द्वारा अपनी बात को एक आंदोलन के रूप में कहने का। अब चूंकि बेबल प्लान यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन तक ये बात तय हो गई थी कि अब अंग्रेज जो है भारत छोड़ के जाएंगे और अंग्रेजों को ये चीज समझ में भी आ गई थी कि अब भारत में रहना सुरक्षित नहीं है और अगर ज्यादा समय तक भारत में रहते हैं तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान अंग्रेजों को अवश्य होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन अंग्रेजों के साथ एक समस्या थी, क्योंकि अंग्रेजों का भारत उपनिवेश था। तो वैश्विक लेवल पे अंग्रेजों को अपनी साख बचाने के लिए भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन करके या भारत में एक स्वशासन की स्थापना करके जाना था। तो भारत में संविधान सभा का निर्माण करने के लिए और अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए अब अंग्रेजों ने योजना बनाना स्टार्ट कर दिया था और उसी योजना को देखते हुए बेबिल या वायसराय बेबिल को अपॉइंट किया जाता है। वायसराय बेबिल को लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर बदला जाता है और लॉर्ड लिनलिथगो के बाद अगले वायसराय जो है आर्कबेल्ट बेबिल आते हैं। आर्कबेल्ट बेबिल 1943 में भारत के नए वायसराय बनते हैं, जिस समय भारत के सभी नेता लगभग ऑलमोस्ट जेल में थे। और उसके बाद बेबिल के सामने उस समय जब बेबिल वायसराय बनते हैं तो मेन रूप से 4 समस्याएं उनको देखने को मिलती हैं। क्योंकि बेबिल को बनाया इसलिए गया था ताकि भारत में जो भी राजनीतिक गतिरोध फैले हुए हैं उन राजनीतिक गतिरोधों को शांत किया जा सके और राजनीतिक गतिरोध के साथ साथ भारत में एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया जा सके, भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जा सके। तो बेबिल के सामने यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि गांधी जी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था वो उसमें जो कांग्रेस के नेता या जो बड़े नेता थे उन सबको तो कहीं ना कहीं जेल में बंद कर दिया था, लेकिन आमजन लोगों तक यह आंदोलन अभी भी चल रहा था। आमजन लोगों के द्वारा अभी भी ब्रिटिशर्स को उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा रहा था जैसे पहले लोग करते थे। तो आगे क्या होता है कि ब्रिटिश आर्कबेल्ट बेबिल के सामने यहाँ पर 4 समस्याएं देखने को मिलती हैं। पहली थी गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरी समस्या थी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा अलग सेपरेट पाकिस्तान की मांग और तीसरी समस्या थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई आईएनए का गठन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देश के बाहर किया जा रहा था। एक वो भी समस्या थी क्योंकि आईएनए जापान के साथ मिलकर भारत पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा था या जापान की सेना भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे आईएनए के सहयोग से। तो ये समस्याएं थी बेबिल के लिए। तो बेबिल इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए मई 1945 में ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन की सरकार के समक्ष ये सारी जो भी परेशानियां भारत में अभी देखने को मिल रही हैं इन परेशानियों को रखते हैं और वहां से एक कार्य योजना तैयार होती है जिसको बोला गया था बेबिल योजना।
और बिबिल योजना के साथ वायसराय बिबिल भारत आते हैं और इस योजना के लिए वो एक मीटिंग बुलाते हैं जिसको बोला गया था शिमला समझौता, या जिसको बोला गया था शिमला मीटिंग बुलाते हैं। और मीटिंग में वायसराय के द्वारा जो राजनीतिक गतिरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में देखने को मिल रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर अलग पाकिस्तान की मांग के लिए अड़ा हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी हालत में भारत के टुकड़े होना नहीं देना चाहती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था कि किसी भी हालत में भारत के टुकड़े नहीं होना चाहिए, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के नेता थे उनका मानना था कि मुझे सेपरेट पाकिस्तान या अलग मुस्लिम समाज के लिए अलग पाकिस्तान चाहिए। तो इसी गतिरोध को शांत करने के लिए बिबिल योजना आई थी और बिबिल योजना के थ्रू 1945 में या जून 1945 को शिमला में एक मीटिंग बुलाई गई, शिमला में एक समझौता किया गया और उस समझौते के समक्ष यही सब बातों को प्रस्तुत किया गया कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसका विस्तार किया जाएगा और उसमें जितनी संख्या हिंदुओं की रहेगी उतनी ही संख्या मुसलमानों की रहेगी और उसमें जो माइनॉरिटी है माइनॉरिटी को भी जगह दी जाएगी। तो पहला प्रस्ताव ये था वायसराय की परिषद का विस्तार और हिंदू मुसलमानों की बराबर संख्या और बराबर संख्या के साथ साथ माइनॉरिटी को भी स्थान। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आया था बिबिल प्लान का वो ये आया था कि वायसराय की परिषद में वायसराय प्लस कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। वायसराय की परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे और तीसरी कंडीशन ये थी कि संविधान सभा का गठन करना है। तो ये योजना आई है, लेकिन बिबिल योजना भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपस के झगड़े के कारण सफल नहीं हो पाई और लास्ट में बिबिल योजना भी फेल होती है, असफल होती है। बिबिल योजना के बाद फिर क्या होता है कि ब्रिटेन के चुनाव होते हैं और ब्रिटेन के चुनाव के नतीजे आते हैं और जो कंजर्वेटिव पार्टी पहले थी जिसके कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या प्रधानमंत्री थे विस्टन चर्चिल जी, तो कंजर्वेटिव पार्टी जाती है, विस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री पद से हटते हैं और नई पार्टी लेबर पार्टी की सरकार का गठन होता है और लेबर पार्टी की तरफ से सरकार का जो अध्यक्ष या प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो क्लीमेंट एटली जी चुने जाते हैं। तो नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के बनते हैं और उसी के बाद फिर कुछ समय बाद लगभग 2 सितंबर 1945 को विश्व युद्ध समाप्ति की आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाती है और विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अब चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और कोई काम था नहीं और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मन बना ही लिया था कि हमें भारत को आजाद करना है और भारत में एक आंतरिक सरकार का गठन कराना है। तो उस आंतरिक सरकार को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा एक कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है, जिस कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश संसद के 3 सदस्यों को शामिल किया जाता है और वो सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन बनाया जाता है। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, मिशन के अध्यक्ष वो थे सर पेंथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया जाता है, जो उस समय भारत सचिव या स्टेट सेक्रेटरी थे। उसके बाद 2 सदस्य उसमें नामित होते हैं, जिसमें स्टीफोर्ड क्रिप्स जो पहले भारत आ चुके थे और एबी अलेक्जेंडर जो नेवल ऑफिसर थे या हेड ऑफ द नेवल थे। इसके साथ कैबिनेट मिशन को भारत मार्च 1946 में भेजा जाता है और कैबिनेट मिशन भारत आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग और भारत के तमाम नेताओं के साथ चर्चा करना स्टार्ट कर देता है कि क्या कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे संविधान सभा का गठन किया जा सके और अंतरिम सरकार की स्थापना की जा सके। तो अलग अलग नेताओं से मुलाकात करने के बाद और समय निकलने के बाद सभी नेताओं को एक साथ बुलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग के नेताओं में आपस में सुलह हो पाती है। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन दोनों पार्टियों के समक्ष या सभी भारतीयों के समक्ष अपनी योजना को लेके आते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि आप लोग कोई निष्कर्ष निकाल नहीं पा रहे, तो वो अपनी कुछ योजनाओं को लेके आते हैं और मिशन द्वारा तैयार योजनाओं में 3 विशेष बिंदुओं को रखा जाता है। पहला था कि प्रांतीय समूह का गठन किया जाएगा। पहला पॉइंट था कि प्रांतीय समूह का जो भी प्रोविंस है, प्रोविंस का एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसको हम सेक्शन कहेंगे। प्रांतीय समूह का गठन किया जाएगा और राजाओं की रियासतों को स्वतंत्र किया जाएगा और संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके से
प्रांतीय समूह का गठन किया जाता है और प्रांतीय समूह के गठन में 3 सेक्शन या 3 समूह बनाए जाते हैं, समूह ए, समूह बी और समूह सी। इस तरीके से 3 सेक्शन बनाए जाते हैं और जो भारत में 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों को इन 3 समूह में बांट दिया जाता है। जो भारत में 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों को इन 3 समूह में बांट दिया जाता है और जो